वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कोटा बायोलॉजी में। तो ये एक नई सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सीरीज़ है बेसिकली आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की जो भर्ती है राजस्थान में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मैं फ्री सीरीज़ चला रहा हूँ। इसका आपको कोई पे नहीं करना। पूरा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस मैं यहाँ कवर करवा के जाऊँगा। साथ ही जो नीट के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस सीरीज़ के वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो लगभग सभी का समान ही है, सेम ही है। और जो फर्स्ट ग्रेड में कुछ टॉपिक जो एक्स्ट्रा हैं जिनको इलेबरेट करके पढ़ाना होता है तो वो भी हम अलग से यहाँ पे करा के जाएंगे। तो चलें जल्दी से हंसी मजाक करते करते ये सारा सिलेबस हम कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर लेंगे। एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ ये कि जो बेसिक सिलेबस है सेकंड ग्रेड का नीट 11 12 के जो स्टूडेंट हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उसका स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक दिया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एक बेसिक टॉपिक है जो सभी को पढ़ना होता है। आप सेल नहीं समझोगे तो ह्यूमन बॉडी कैसे समझोगे, फिजियोलॉजी कैसे समझोगे, सिस्टम कैसे समझोगे। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से बायोलॉजी में कनेक्टेड हैं। ये बात मैं पहले आपको बोल के जा रहा हूँ। आपको यहाँ पर रटना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी याद करनी है। बाकी सब मैं कॉन्सेप्चुअल आपको दिमाग में बिठा के जाऊँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी से। सेल बायोलॉजी बेसिक सा आइडिया तो सभी लोगों को है सेल क्या होती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, थोड़ी सी एक हिस्ट्री देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया, वो बंदा था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को सबसे पहले देखा। अच्छा, कैसे देखा? आप सोच रहे होंगे कि इसकी डिस्कवरी यार सेल की कैसे हुई होगी। कैसे नहीं हुई, इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप एक डेवलप किया था। तो इन्होंने जो ढक्कन होता है ना, कॉर्क जिसको हम बोलते हैं, बोटल्स पे आपने देखा होगा ऊपर से एक ढक्कन लगाते हैं। आजकल तो लकड़ी के ढक्कन नहीं मिलते हैं, प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह, कांच की बोतल चल रही हैं। लेकिन पहले जो बोटल्स हुआ करती थी उसमें कॉर्क लकड़ी का ढक्कन फिट होता था। आपने तो आपको पुरानी मूवीज़ या टॉम एंड जेरी सीरियल में भी वो कॉर्क देखने को मिलता है, बॉटल के ऊपर जो कॉर्क लगता है। ठीक है, तो जैसा ये मार्कर का मैं देखूँ, ये ऊपर जो कॉर्क है, तो लकड़ी का जो कॉर्क था उसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा। तो उनको, अब जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, आजकल तो हम एडवांस माइक्रोस्कोप देख रहे हैं लैब्स में, तो हमें क्लियरली सेल दिखती है। लेकिन इन्होंने जब देखा तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर देखी यार कि एक जैसी स्ट्रक्चर है सारी जिससे ये कॉर्क बना है। तो सबसे पहले सेल को किसने देखा? रॉबर्ट हुक साहब ने। कैसे देखा? इन्होंने खुद ने एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया और उससे देखा। लेकिन अगर क्या ये ढक्कन की उस लकड़ी के कॉर्क की अगर सेल देख रहे हैं तो वो क्या वो लिविंग सेल है? नहीं, वो है डेड सेल। तो सबसे पहली जो लिविंग सेल, जिंदा कोशिका है, वो किसने देखी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखी। ठीक है, अब यार ये सेल देख तो रहे हैं लेकिन इसकी स्टडी का इतिहास क्या है, कैसे हमें पता चला सेल होती क्या है। ठीक है, तो इसको लेकर सबसे पहले जो स्टडी किया वो एक बोटेनिस्ट है जिनका नाम था श्लाइडन। श्लाइडन और एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था श्वान। अब श्लाइडन साहब ने प्लांट कोशिका का अध्ययन किया और श्वान साहब ने एनिमल सेल की स्टडी की। अब इन दोनों ने ये बात पता लगा ली कि यार जो कोशिका, जो इन दोनों की स्टडी, श्लाइडन और श्वान की स्टडी से हमें ये पता चल गया, इन दोनों ने ये बात कही कि देखो जो पूरी बॉडी होती है ना, वो बनती कोशिकाओं की है, सेल्स की बनती है। चाहे वो किसी की भी हो, प्लांट की हो या एनिमल की हो। जो पूरी बॉडी है, मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी है, सारी बॉडी की छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी है। तो ये बात तो पता चल गया कि जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा हो गया कि अगर बॉडी सेल से मिलकर बनी है तो ये सेल कहाँ से आई, ये इतनी सारी सेल्स आई कहाँ से? अब इनका जवाब इनके पास नहीं था। देखो, एक बहुत बड़ी बात है, आपने कोई बात कह दी, चाहे वो कितनी ही सत्य हो, लेकिन जब तक वो प्रूफ नहीं होगी तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो मर्डरर होते हैं ना, वो तक भी बिना प्रूफ के छूट जाते हैं अगर उनके खिलाफ कोई प्रूफ ना मिले।
तो स्लाइडेन एंड स्वान ने ये बात तो बता दी कि हाँ जो पूरा शरीर है वो बनता कोशिकाओं से है, लेकिन ये जो कोशिका है, एक सवाल किया लोगों ने, अच्छा ठीक है ये कोशिका है, इससे पूरा शरीर बन रहा है, ये कोशिका कैसे आई, इतनी सारी कोशिकाएं हुई कैसे? तो इस बात को किसने कहा? एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चोव। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चोव। ये रुडोल्फ विर्चोव साहब एक थ्योरी लेकर आए जिसको बोला, इन्होंने जिन शब्दों में वो बात कही वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो। इन्होंने एक बात कही, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या बात कही? यहां पर लिख रहा हूं, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। रुडोल्फ विर्चोव साहब क्या कह रहे हैं? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ये आप कथन याद रखें। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हर कोशिका पहले वाली कोशिका से ही बनती है। जैसे ये एक कोशिका है तो ये किससे बनी है? इसके पहले वाली कोशिका से। अब ये कोशिका आगे नई कोशिका बनाएगी, यानी एक कोशिका अपने पहले वाली कोशिका से ही बन रही है। इसी चीज का मतलब था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या कह रहा है ये कथन? कि जो नई कोशिका है वो पहले वाली कोशिका से बनी है। अब सवाल आए कि ये सबसे पहले वाली कोशिका कहां से बनी है, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इवोल्यूशन पर। इस चीजों को मिलाकर जो कथन स्लाइडेन साहब और स्वान साहब ने कहे, क्या कहा? दोबारा मैं आपको याद दिला दूं कि सारा शरीर जो है, पूरी बॉडी जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इसमें एक बात और ऐड की, किसने ऐड की? रुडोल्फ विर्चोव साहब ने। क्या बात ऐड की? कि ये जो कोशिका है ये पहले वाली कोशिका से ही बनी है। इन दोनों बातों को मिलाकर जो बात बनी उसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या थी? यही कि एक तो पहली बात तो ये कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है, दूसरा जो नई कोशिका है वो पहले वाली कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो सेल थ्योरी अगर पूछा एग्जाम में कि सेल थ्योरी किसने दी, स्लाइडेन एंड स्वान, इसको बेहतर किसने बनाया? रुडोल्फ विर्चोव। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। दोबारा से मैं बता रहा हूं, स्लाइडेन साहब बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी की। स्वान साहब जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी की। इन्होंने देखा शरीर पूरा एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बन रहा है, ये बात इन्होंने कही। फिर रुडोल्फ विर्चोव साहब आए, इन्होंने कहा पुरानी कोशिका से नई कोशिका बन रही है। इसी को बोल रहे हैं हम कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। आगे चलते हैं। अब देखो सेल, ये तो हमें बात पता है कि सारी बॉडी सेल से बनती है, इसीलिए सेल को कहा है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी फंक्शनल यानी क्रियात्मक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट यानी संरचनात्मक इकाई। क्या समझे इससे? फंक्शनल मतलब जितनी भी बॉडी के फंक्शन हैं वो सारे इस कोशिका में होते हैं। इस कोशिका के अंदर, जैसे ये एक कोशिका है, सपोज करो ये कोशिका, इस कोशिका के अंदर सारे वो काम होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, सब इस कोशिका में होते हैं। दूसरी बात, ये हमारी बॉडी बना रही है, यानी ये क्रियात्मक इकाई भी है, फंक्शनल यूनिट भी है। यूनिट का मतलब सबसे छोटी चीज़, ठीक है? जैसे हम एक मकान बनाते हैं ना, एक हाउस बनाते हैं, तो सबसे छोटी चीज़ क्या है उसमें? ईंट, ब्रिक्स, ठीक है? एक हाउस को बनाने के लिए ब्रिक्स उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल तो घर मकान जिंदा तो होते नहीं है, ठीक है? लेकिन बॉडी तो हमारी जिंदा है ना, तो उसके लिए फंक्शनल भी होना ज़रूरी है। तो क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? सेल। ये बात आप याद रखना, ठीक है? दूसरी बात हम कहें सेल के बारे में,
देखो क्या होता है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ता गया, प्राणी एडवांस होते गए। पहले सारा जो काम था ना वो एक कोशिका कर लेती थी, सारी जितनी भी उसको एक जंतु को ज़रूरत होती थी वो सारा काम एक कोशिका करके जा रही है। धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म है वो एडवांस होते गए, तो उनका कार्य में विभाजन हो गया। स्पेसिफिक कार्य करने के लिए एक स्पेसिफिक टिश्यू, और वो स्पेसिफिक टिश्यू कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन लेकर एक ऑर्गन बन गया। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरी पूरी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं की बनी हुई है। अब मुझे किसी चीज़ को पकड़ना था, तो ये जो इस एरिया की और इस एरिया की जो कोशिकाएं थी, इन सारी कोशिकाओं ने मिलकर उत्तक बनाया। इन सारे उत्तकों ने एक काम के लिए स्पेसिफिक हो गए, इसमें बोन्स बनी। ठीक है, फिर बोन्स से ये टिश्यू जुड़े और एक ऐसा फंक्शन तैयार हो गया जिससे मैं किसी चीज़ को पकड़ सकूं, अपने काम कर सकूं। ठीक है, ऐसे ही मेरे लेग्स हैं, ऐसी मेरी किडनी, ऐसे मेरा लंग एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए मॉडिफाई हो चुका। तो ये जो सेल्स हैं ये स्पेसिफिक कार्य करने के लिए मॉडिफाई होती हैं, ऐसा टिश्यू बनाती हैं। ये टिश्यू जैसे ही स्पेसिफिक हो गए एक ऑर्गन का निर्माण कर लेंगे, यानी ग्रुप, जो सेल्स है तो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाएगा टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू ये मिलकर बनाएंगे ऑर्गन। बात समझ आई? तो ये ऑर्गन स्पेसिफिक काम करेंगे। अब यार एक सवाल आया, देखो सवाल ज़रूरी है। साइंस समझने के लिए आपको जितने सवाल आपके जहन में आते हैं, जितने सवाल आपके माइंड में आते हैं, साइंस उतने अच्छे से आपको समझ आएगी। अगर आपको साइंस को अच्छे तरीके से समझना है, आप अपने टीचर से सवाल करें। कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, मुझसे आप कमेंट में सवाल करें, आपके सारे सवालों के आंसर दिए जाएंगे, आपको वीडियो के जरिए दिए जाएंगे या कमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब हम चाह रहे हैं, अब सवाल आया जहन में कि चलो भाई सारी सेल्स क्या एक जैसी होती हैं? दुनिया में तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल भी हैं, सारे जीव हैं, तो क्या सबकी सेल एक जैसी होती हैं या कुछ डिफरेंस भी होता है? हाँ यार, ये सवाल तो वाजिब है। दूसरी बात कि जो एडवांस जो हम लोग एनिमल्स देख रहे हैं, जैसे हम हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, और जो एक माइक्रोस्कोप में हम ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो क्या इन दोनों की कोशिकाएं समान होती हैं? ये भी एक सवाल था। तो स्टडी करने पर इसका हमें कंपोज्ड एक आंसर मिल गया, उसको अब हम आगे पढ़ रहे हैं। तो सेल के बारे में, सेल कैसी होती है इसके बारे में समझने के लिए सेल को दो टाइप से डिवाइड किया गया। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। अब ये क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, देखो नाम से पता चल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इधर लिख देता हूं यूकैरियोटिक सेल। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, ये जो टर्मिनोलॉजी है आप इंग्लिश में ही याद रखें। हिंदी में याद रखोगे आप उलझ जाओगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। हायर स्टडी में सब कुछ इंग्लिश में होने वाला है, तो टर्मिनोलॉजी तो एटलीस्ट आप इंग्लिश में ही याद रखें। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्या है? अब ये देखो, जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हमें ये बात पता चला कि जो पानी में जो जीवन आया, तो छोटे पहले केमिकल से केमिकल जुड़ते गए एक सेल बनी। उस सेल से इवोल्यूशन होता गया, सेल बेटर सेल बन गई, फिर सेल से टिश्यू बन गए, है ना, फिर एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये जो सबसे पहले की जो कोशिकाएं हैं उन्हें कह रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या? प्रो यानी पहले का, और कैरियन यानी केंद्रक। अभी सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल होते हैं इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक ऑर्गन को। लेकिन केंद्रक तो सभी जानते हैं, हम 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं। केंद्रक क्या होता है? सेल के अंदर एक केंद्रक होता है जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो जो प्रोकैरियोटिक टाइप की जो सेल्स होती हैं उनमें जो केंद्रक होता है ये प्रो यानी पूर्व प्रकार का, यानी नॉट एडवांस्ड, ये प्रिमिटिव केंद्रक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो फीचर्स है, इनका जो केंद्रक है वो एडवांस है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इनमें डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस क्या है, तो सबसे बेसिक डिफरेंस इनका ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना, इनमें सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, यानी कोशिकांग।
यानी कोशिका के अंग, यानी सेल के अंदर के भी ऑर्गन, न्यूक्लियस हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ठीक है, और प्लास्टिड्स हो गए, ठीक है, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई। राइबोसोम तो खैर प्रोकैरियोटिक में भी होता है। राइबोसोम ओनली एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में, बट यहाँ पर 70S टाइप का राइबोसोम होता है, यहाँ पर 80S टाइप का। एस क्या है, ये स्वेडबर्ग यूनिट है। जब मैं आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगा डिटेल में समझाऊंगा कि ये एस किस वजह से हमने कहा है, यहाँ पर ये एस किस वजह से आए, 80S होता, ये होता है 70S। ठीक है, बात समझ आई। इनमें और डिफरेंसेस क्या होते हैं, देखो ये एडवांस तो एडवांस होता है भाई, वो सारे काम अपने खुद कर लेगा। अब यहाँ पर जैसे ना बोर्ड क्लासेस में ये क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। अब आप इसमें चाहे जितने अंतर लिख सकते हैं, नंबर के हिसाब से 2 नंबर का है तो यहीं से निपटा दो। इसमें कोशिकांग, इसमें केंद्रक प्रिमिटिव होता है, उसमें एडवांस होता है, इसमें सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं, बात खत्म। लेकिन अगर ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे करेंगे, हम जितना चाहे ना उतने इलेबोरेट कर सकते हैं, बात समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पर गोल्जी बॉडी है ही नहीं, तो गोल्जी बॉडी नहीं होती, यहाँ पर प्रेजेंट होती। अब ये भी लिख दो, गोल्जी बॉडी का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन। तो हम कह देंगे प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में होता है। जितना बढ़ाना चाहोगे आप बढ़ जाएगा, बेसिक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो केंद्रक है उसको हम प्रिमिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली होती है ना वो एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो एब्सेंट होती है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो ऐसे बिखरा सा पड़ा रहता है, बिखरा सा, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक कला यानी मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, और इसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है, कंपोज्ड फॉर्म में, क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है, आप बैक्टीरिया को देख लो, ऐसा कोई काम ही नहीं है। उसको क्या करना है, इसका अगर रेप्लिकेशन भी करवाना है उसके पास बहुत सारे मेथड हैं ना। यहाँ पर सब एडवांस फीचर चाहिए, तो एडवांस फीचर के लिए हमें वर्क भी एडवांस करना पड़ेगा। तो ये बात समझ आई आपको, प्रोकैरियोटिक यानी पहले की कोशिकाएं, यूकैरियोटिक यानी बाद की कोशिकाएं। इसमें सारे प्रिमिटिव, उसमें ज़रूरत नहीं है एडवांस काम की, यहाँ पर ज़रूरत है। तो केंद्रक भी एडवांस है, यहाँ पर प्रिमिटिव। क्यों प्रिमिटिव कहा, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर सिर्फ राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो पाया जाएगा, वो भी 70S, यहाँ पर 80S पाया जाता है। बाकी जितने ही सेल ऑर्गेनल हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। लिख देता हूँ मैं, सेल ऑर्गेनल यहाँ पर एब्सेंट यानी नहीं होते, यहाँ पर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। बात समझ आ गई। अब हम देखना चाह रहे हैं कि चलो ये तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देख लिया, लेकिन क्या प्लांट सेल और जंतु सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, एनिमल सेल में भी कोई डिफरेंस होता है बीच में? सवाल तो आता है, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। चलो देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। ठीक बात। देखो, किसी भी चीज़ को हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम उसका एम देखना चाह रहे हैं। अगर ज़िंदगी में आपका भी कोई एम नहीं है ना, तो आपकी लाइफ व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। आप बस ऐसे ही जिए जाओगे, ऐसे ही मर जाओगे। अपना एम सेट करो, मुझे क्या करना है। हाँ, ये नहीं है कि उस एम अगर वो ना मिले तो आप मर ही जाओ ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ज़िंदगी में ढूंढ लेते हैं कि हाँ इसके लिए मुझे जीना, ये काम मुझे करना है। नहीं तो अपने पेरेंट्स तो हैं ही, अपने भाई बहन तो हैं ही ना, तो स्टे मोटिवेट। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में हम देखना चाह रहे हैं। देखो, सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है ना एनिमल और प्लांट्स में, यार प्लांट्स आप देखो कि उनको मजबूत होना है, क्योंकि हम प्लांट्स को कितनी तरीके से यूज़ में लेते हैं। ये बोर्ड, ये लकड़ी का बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर मान लो कोई एनिमल हो और मैं उस एनिमल को मारूं और वो डैमेज हो जाए, तो क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? तो इसको मजबूत होना है। हमारा घर में जितना फर्नीचर होता है, जितने हम काम लेते हैं, और प्लांट बस ऐसे उग रहा है,
तो वो कमज़ोर तो नहीं है ना। एक प्लांट को काटने में कितना वर्क लगता है, कितनी एफिशिएंसी लगती है, इतने सारे कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ी, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं तब एक प्लांट काटते हैं। नहीं काटना चाहिए यार। एक प्लांट की वैल्यू आप समझ जाओगे ना तो आप कभी कटने नहीं दोगे उस प्लांट को। तो प्लांट को सबसे पहले तो ये स्ट्रॉन्ग होना है ना। इसके लिए उसके पास है सेल वॉल। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट एनिमल सेल में, ठीक है। एनिमल को कौन सा फर्नीचर बनाना है अपना, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। दूसरी बात, चलो इसको यहां पर करना है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसके पास प्लास्टिड्स होने जरूरी है ना, इसके पास प्लास्टिड्स होने जरूरी हैं, ठीक है। क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, बहुत सारी तरीके के। लेकिन यहां पर क्या हमें फोटोसिंथेसिस करना है? नहीं। तो यहां पर एब्सेंट होंगे प्लास्टिड, ठीक है। यहां पर वैक्यूल होती है बड़ी बड़ी, जिसको हम बोलते हैं रसधानी। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं, इसका नाम कि मुझे बड़ा पसंद है ये रसधानी, क्योंकि उसमें वाकई में रस भरा होता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं रसधानी वैक्यूल। तो हमें एनिमल सेल में रस भरना है क्या? हाँ, यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। उसके बहुत सारे काम होते हैं, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर वो प्रेजेंट होती है, यहाँ पर वैक्यूल एब्सेंट। दूसरी बात, हमारा जो काम है एनिमल सेल का, वो बहुत सारा काम बहुत हद तक केंद्रक न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो होना भी सेंटर में चाहिए ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर में मिलता है। कहाँ मिलता है? सेंटर में। यहाँ पर थोड़ा साइड में होता है, पर ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, पर साइड में होगा। क्यों? क्योंकि ये वैक्यूल ही इतनी बड़ी होती है, तो जो केंद्रक है वो बेचारा अपने आप साइड में आ जाता है। भाई मैं बड़ी हूँ, मेरा काम है, तो साइड में चल, ठीक है। तो वो साइड में आ जाता है ना। तो काम के बेसिस पे यहाँ पर चीज़ें होती हैं और यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात, फूड स्टोरेज क्या है भाई? एनिमल सेल का जो फूड स्टोरेज है ना, वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन फूड स्टोरेज हमारी सेल्स में ग्लाइकोजन और फैट के रूप में होता है। लेकिन जो एनिमल सेल है, जो प्लांट सेल है, उसमें वो होता है स्टार्च के रूप में। किसमें होता है? स्टार्च के रूप में। एनिमल सेल में किसमें होता है? ग्लाइकोजन और फैट के रूप में, ठीक है। ये बात समझ आई? एनिमल सेल में किसमें हो रहा है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट सेल में किसमें हो रहा है? स्टार्च की फॉर्म में। मैं यहाँ पर डायग्राम क्यों नहीं बना रहा हूँ? मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में डायग्राम नहीं बनाता हूँ, बहुत कम से मैं डायग्राम बनाता हूँ। उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? मैं डायग्राम बनाऊँगा, मज़ा ही नहीं आएगा आपको। मैं चाहे कितनी अच्छा आर्टिस्ट हूँ, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँगा आपको कोई मज़ा नहीं आने वाला है। क्यों? अरे यार, आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो ना, ये देख रहे हो यूट्यूब पे, यानी आप सब लोग इंटरनेट चलाते हो, यानी आपके सबके मोबाइल में गूगल है। अगर आपको बेहतरीन कलर डायग्राम देखने हैं, 3D डायग्राम देखने हैं, आप गूगल करो ना, एनिमल सेल का डायग्राम गूगल करो, आपको इतना प्यारा डायग्राम दिखेगा, आपकी इच्छा नहीं करेगी उसको देखने के बाद मेरा डायग्राम देखने की। एनिमल सेल का करो, इतना प्यारा डायग्राम दिखेगा, आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे कि ये यहाँ है, ऐसी दिखती है। मैं बनाऊँगा पता नहीं क्या ही बनाऊँगा, केंद्रक बनाने लगूँगा, राइबोसोम बनेगा। कहने का मतलब समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर बेसिक मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। यहाँ पर वैक्यूल होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। हमारे यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर दूर होता है ये वैक्यूल, क्योंकि इतनी बड़ी होती है। फूड स्टोरेज यहाँ पर अपने सेल में ग्लाइकोजन होता है और यहाँ पर स्टार्च होता है। इसके आगे जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जैसे सेल ऑर्गेनल के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गेनल को डिटेल में पढ़ना हमें बहुत अच्छे से, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई बायोलॉजी की बात, हमने सेल पढ़ी, सेल से बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये पढ़ा। लेकिन इस बॉडी के अंदर भी एक चीज़ है आत्मा, और ये है फिलोसॉफी का टॉपिक। लेकिन आपका टीचर आपको बायोलॉजी के साथ थोड़ी थोड़ी बातें फिलोसॉफी की भी बताएगा। अच्छा होता है, जीवन के लिए सीखना चाहिए। तो देखो, इंसान का शरीर बन गया, ये अलग, हर आदमी अपने अपने काम करता है, अलग अलग काम करता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है आत्मा। हमें जो कहा गया ना इंसान, ये इंसान बना है उन्स, एक वर्ड आता है उन्स।
उस उन्स वर्ड से बना है इंसान। इस उन्स का मतलब पता है आपको? इस उन्स का मतलब होता है मोहब्बत। क्या है? मोहब्बत। तो जिसने हमें बनाया ना, उस बनाने वाले ने हमें बड़े प्यार बड़ी मोहब्बत से बनाया है। और इंसान और जानवर दोनों की बॉडी में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है मोहब्बत। हालांकि जानवर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपका इंसान होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके प्यार का जो लेवल है, आपकी मोहब्बत का जो लेवल है, हर क्रिएचर से, हर ऑर्गेनिज्म से, हर स्तर से ऊपर का हो। इसीलिए तो हमें कहा है कि हम सबसे एडवांस्ड हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेवल है वो हर चीज़ में सबसे ऊपर होना चाहिए। हम जो लोगों से मोहब्बत करते हैं उसका लेवल भी सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है? अगर मोहब्बत एक दूसरे से ख़त्म हो जाएगी ना, आप नहीं देखते कि भाई भाई का मर्डर कर रहा है, कहीं क्या हो रहा है, हस्बैंड बीवी का मर्डर कर रहा है। ठीक है? ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये होती हैं इंसान में मोहब्बत ख़त्म होने की वजह से। अगर सारी चीज़ें मोहब्बत पर आ जाएंगी तो आपको आपका पड़ोसी अच्छा लगेगा। आप हर चीज़ में जब मोहब्बत से किसी के साथ पेश आओगे तो आप अपने इंसान होने को जस्टिफाई करोगे। ठीक है? तो ये थोड़ी सी फिलोसॉफी की बात थी। आई होप आपको लेक्चर भी समझ में आया होगा, मेरी बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है? थैंक यू।